एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अमीर व्यापारी ने अपने घर दावत पर बुलाया। व्यापारी के घर लजीज खीर बनाई गई थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। लेकिन व्यापारी बहुत कंजूस था। उसने मुल्ला को सिर्फ एक छोटा कटोरा खीर परोसी और खुद बड़ा कटोरा भरकर खाने लगा। मुल्ला ने देखा कि खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इतनी कम खीर से उसका पेट नहीं भरने वाला। उसने अपनी समझदारी से व्यापारी को सबक सिखाने का सोचा। मुल्ला ने खीर खाते हुए व्यापारी से कहा, भाई, यह खीर सच में लाजवाब है। क्या इसमें कोई खास मसाला डाला है? व्यापारी गर्व से बोला, हाँ, इसमें मैंने केसर, इलायची और सूखे मेवे डाले हैं। यह मेरे परिवार की खास रेसिपी है। मुल्ला ने बड़े ध्यान से सुना और बोला, क्या आप मुझे इस खीर का एक कटोरा और दे सकते हैं? मुझे इसे ठीक से चखना है ताकि मैं समझ सकूं कि कौन सा मसाला कहां डाला गया है। व्यापारी ने सोचा कि मुल्ला उसकी खीर की तारीफ कर रहा है, तो उसने उसे और खीर परोस दी। मुल्ला ने दूसरी कटोरी भी खत्म की और कहा, वाह, अब मैं समझ गया कि स्वाद का असली रहस्य क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि एक और कटोरा मिल जाए तो मैं इसे और अच्छे से समझ पाऊंगा। इस तरह मुल्ला ने व्यापारी से बार बार खीर मांगी और पूरे मजे से खा ली। जब व्यापारी का खीर का बर्तन खाली हो गया तो वह बोला, मुल्ला जी, आपने खीर की रेसिपी समझ ली होगी। अब मुझे बताइए, इसमें सबसे खास चीज क्या थी? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, खास चीज थी मेरी भूख और आपकी खीर की खुशबू। अगर भूख न होती तो इतनी तारीफ भी न होती। व्यापारी को समझ आ गया कि उसकी कंजूसी की वजह से मुल्ला ने उसे चतुराई से सबक सिखाया। उसने वादा किया कि अगली बार से वह दावत में मेहमानों को दिल खोलकर खिलाएगा। सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी से पता चलता है कि भूख और समझदारी मिलकर हर समस्या का हल निकाल सकती है। और कभी कभी मीठे शब्दों से भी बड़ा सबक सिखाया जा सकता है। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की सड़कों पर टहल रहे थे। उनकी आदत थी कि वे हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देते थे। गांव के लोग भी उनकी इसी आदत के कारण उनसे सलाह मशवरा लेने आते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और बोले, मुल्ला, हमने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं और आपके पास हर सवाल का जवाब होता है। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हमारे गांव के आसपास कुल कितने कौवे हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान छिपाते हुए गंभीरता से कहा, अवश्य, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। मुल्ला ने एक बड़ा पर्चा लिया और उस पर कुछ गिनतियां लिखने लगे। वे ऐसे दिखा रहे थे जैसे कोई बड़ी गणना कर रहे हों। इसके बाद वे गांव के चौपाल में जाकर खड़े हो गए और सबको संबोधित करते हुए बोले, मैंने गांव के कौवों की गिनती कर ली है। हमारे गांव में कुल 3242 कौवे हैं। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। उनमें से एक ने पूछा, मुल्ला, क्या आपने सच में गिनती की है? यह तो असंभव लगता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपनी बुद्धि और गणना के माध्यम से यह संख्या निकाली है। अब अगर तुम चाहो तो खुद जाकर गिन सकते हो। एक और व्यक्ति ने पूछा, मुल्ला, मान लो अगर यह संख्या गलत हो और कुछ कौवे गांव से बाहर चले जाएं या कहीं और से आ जाएं, तब क्या होगा? मुल्ला ने चतुराई से उत्तर दिया, अगर कुछ कौवे गांव से बाहर चले जाएं, तो इसका मतलब है कि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। और अगर कहीं और से कौवे हमारे गांव में आ जाएं, तो इसका मतलब है कि वे यहाँ हमारे गांव का सौंदर्य देखने आए हैं। कुल संख्या फिर भी वही रहेगी, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बना रहता है। मुल्ला की यह बात सुनकर गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि मुल्ला ने उनका मनोरंजन करने के लिए ऐसा जवाब दिया है।
उन्होंने मुल्ला की चतुराई और हास्य बुद्धि की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर सवाल का उत्तर सिर्फ तथ्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसमें सोचने समझने की भी आवश्यकता होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कौवों की संख्या के बहाने यह बताया कि कुछ सवालों का जवाब ढूंढने में तर्क से ज्यादा बुद्धिमानी और हास्य का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियों को हल्के फुल्के अंदाज में लेना ही बेहतर होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह अगर हम हंसते मुस्कुराते हुए जीवन के हर सवाल का सामना करें तो जीवन अधिक आसान और खुशहाल हो सकता है। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हुए उनके पास पहुंचे। दोनों अपनी बात को सही ठहराने में लगे थे। मामला एक बकरी का था। दोनों का दावा था कि बकरी उनकी है। पहला व्यक्ति बोला, मुल्ला साहब, यह बकरी मेरी है। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और यह हर दिन मेरे घर पर रहती थी, लेकिन यह आदमी इसे चुरा कर ले गया। दूसरा व्यक्ति तपाक से बोला, यह झूठ बोल रहा है मुल्ला साहब, यह बकरी शुरू से ही मेरी थी, मैं इसका असली मालिक हूं। मुल्ला ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इस मामले का हल अभी निकालता हूं। मुल्ला ने बकरी को अपने पास बुलाया और उसे बीच में खड़ा कर दिया। फिर दोनों व्यक्तियों को बकरी की रस्सी पकड़ने को कहा। अब तुम दोनों इस रस्सी को खींचो। जो इसे अपनी तरफ खींच लेगा वही इसका असली मालिक होगा। दोनों ने पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू की। बकरी बेचैन हो गई और चिल्लाने लगी। अचानक पहला व्यक्ति रस्सी छोड़ते हुए बोला, मुल्ला साहब, मैं हार मानता हूं। बकरी को जाने दीजिए, इसे दर्द हो रहा है। यह भले ही मेरी न रहे, पर मैं इसे चोट नहीं पहुंचा सकता। मुल्ला ने यह सुनते ही बकरी को उसके पास जाने दिया और कहा, यह बकरी तुम्हारी है, क्योंकि असली मालिक कभी अपने जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकता। दूसरा व्यक्ति शर्मिंदा होकर चुपचाप खड़ा रहा। मुल्ला ने उसे डांटते हुए कहा, झूठ बोलने और चोरी करने की सजा तुम जरूर पाओगे। इस तरह मुल्ला ने अपनी अनोखी न्यायपालिका से मामला सुलझा दिया और गांव वालों को एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित कर दिया। कहानी 4। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पैसे की तंगी थी। उन्होंने सोचा कि व्यापार करके कुछ पैसे कमाए जाएं, लेकिन उनके पास व्यापार के लिए कोई सामान नहीं था। फिर उन्होंने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। मुल्ला बाजार गए और वहां से सस्ते दामों पर एक बोरी अनाज खरीदी। फिर उन्होंने गांव के चौराहे पर जाकर एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, यह अनाज इतना खास है कि इसे खाने से आपके मवेशी दोगुना ताकतवर हो जाएंगे। यह पढ़कर लोग वहां इकट्ठा होने लगे। एक ग्रामीण ने मुल्ला से पूछा, क्या यह सच है? यह अनाज मवेशियों को दोगुना ताकतवर बना सकता है? मुल्ला ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं केवल एक मुट्ठी अनाज का नमूना देकर इसे साबित करूंगा। कुछ लोग उत्सुक होकर नमूना लेने लगे और अपने मवेशियों को खिलाया। जब मवेशी कुछ देर बाद सामान्य काम करने लगे तो मुल्ला ने बड़ी चालाकी से कहा, देखा, ये मवेशी पहले जितने ही ताकतवर हैं, लेकिन जब आप रोजाना इस अनाज को खिलाएंगे तो ये और ताकतवर हो जाएंगे। गांव वाले मुल्ला की बातों पर विश्वास करने लगे। वे बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने के लिए तैयार हो गए। मुल्ला ने अपनी खरीदी हुई सस्ती बोरी का सारा अनाज ऊंचे दाम पर बेच दिया। कुछ दिन बाद जब लोगों को समझ में आया कि यह साधारण अनाज था तो वे मुल्ला के पास शिकायत करने आए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने कभी झूठ कहा? यह अनाज मवेशियों को ताकतवर बनाता है क्योंकि यह उन्हें भूख से बचाता है और स्वस्थ रखता है। अगर मवेशी स्वस्थ हैं तो वे ताकतवर हैं।
गांव वाले मुल्ला की चतुराई पर हंस पड़े और कहा, तुम सच में बहुत चालाक हो मुल्ला। सीख, सामान्य चीजों को भी चतुराई और समझदारी से पेश किया जाए तो व्यापार में मुनाफा कमाया जा सकता है। कहानी 5। गांव के बीचों बीच एक हंगामा खड़ा हो गया। रशीद मियां की प्यारी बकरी चोरी हो गई थी और वो हर तरफ शिकायत कर रहे थे। गांव वाले परेशान थे कि आखिर बकरी गई कहां। रशीद मियां ने मुल्ला नसीरुद्दीन से मदद मांगी। मुल्ला ने सब गांव वालों को चौपाल में बुलाया। सभी चिंतित थे कि मुल्ला इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, जिसने भी बकरी चुराई है वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन चोर के पास बकरी का डर और गंध छिप नहीं सकती। फिर मुल्ला ने एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने कहा, गांव के हर व्यक्ति को मेरे पास आकर अपनी छड़ी दिखानी होगी। मैं उनकी छड़ियों की लंबाई देखूंगा। जो चोर होगा उसकी छड़ी खुद ही सच बता देगी। गांव के सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर आने लगे। मुल्ला हर छड़ी को ध्यान से देख रहे थे। अंत में उन्होंने सभी छड़ियों को एक साथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह आकर मैं चोर का नाम बताऊंगा। रात को चोर बेचैन हो उठा। उसे डर था कि मुल्ला जरूर कोई जादू जानते हैं। उसने सोचा कि मुल्ला उसकी छड़ी से चुराई गई बकरी की गंध पहचान लेंगे। उसने अपनी छड़ी को छोटा कर दिया ताकि मुल्ला उसे न पकड़ पाए। सुबह मुल्ला ने फिर से सभी छड़ियों को जांचा। उन्होंने चोर की छड़ी उठाई और कहा, यह रही चोर की छड़ी। इसे देखो, यह बाकी छड़ियों से छोटी है। गांव वाले हैरान रह गए। चोर ने तुरंत अपनी गलती मान ली और रशीद मियां की बकरी लौटा दी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सच को छिपाना मुश्किल है और डर हमेशा झूठ का साथ छोड़ देता है। इस तरह मुल्ला की बुद्धिमानी से गांव का मामला सुलझ गया। गांव वाले हंसते हुए अपने घर लौटे और रशीद मियां की बकरी भी खुशी खुशी अपने मालिक के पास लौट आई। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर पड़ोसी गांव जाने निकले। रास्ते में गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मुल्ला को देखकर ठहाका लगाया और बोले, मुल्ला, यह कैसी बात है? तुम गधे पर सवार हो और बेचारा गधा तुम्हारा वजन ढो रहा है। कितने निर्दयी हो तुम। मुल्ला ने उनकी बात सुनी और सोचा, शायद ये लोग सही कह रहे हैं। फिर वह गधे से उतर गए और खुद गधे को खींचते हुए पैदल चलने लगे। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि कुछ और लोग मिले। उन्होंने मुल्ला को पैदल चलते और गधे को खाली देखकर कहा, मुल्ला, तुमसे ज्यादा मूर्ख तो कोई नहीं। गधा खाली जा रहा है और तुम बेवजह पैदल चल रहे हो। मुल्ला ने सोचा, ये लोग भी ठीक कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गधे पर अपना सामान रख दिया और खुद गधे के साथ चलने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और समूह मिला। उन्होंने मुल्ला को देखकर कहा, मुल्ला, तुम कितने अजीब हो। गधा और तुम दोनों पैदल चल रहे हो। आखिर गधे का क्या फायदा? अब मुल्ला ने सोचा कि इस बार वह कुछ नया करते हैं। उन्होंने गधे को अपने कंधों पर उठा लिया और चलने लगे। यह देखकर लोग ठहाके मारकर हंसने लगे और बोले, मुल्ला, तुम सच में दुनिया के सबसे विचित्र इंसान हो। गधा तुम्हें उठाने के बजाय तुम उसे उठा रहे हो। मुल्ला ने गधे को नीचे उतारा और मुस्कुराते हुए कहा, लोगों को खुश करना नामुमकिन है। हर कोई अपनी राय देगा, लेकिन अपने फैसले खुद लेना ही सबसे अच्छा है। गधे ने भी जैसे सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद मुल्ला और गधा आराम से अपनी यात्रा पूरी करने निकल पड़े। शिक्षा। दुनिया की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने विवेक और स्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना चाहिए। कहानी 7। एक दिन गांव के लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला, हमारे बच्चों को पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं है। क्या तुम उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकते हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। गांव वालों ने सहमति दी
और अगले दिन से मुल्ला ने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। पहले दिन मुल्ला बच्चों को गांव के पास एक तालाब पर ले गए। उन्होंने पूछा, बच्चों यह बताओ कि इस तालाब में कितने मछली हैं? बच्चे हैरान होकर बोले, मुल्ला जी यह कैसे पता चलेगा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो सीख लो कि हर सवाल का जवाब किताब में नहीं होता। कभी कभी हमें अपने आसपास की चीजों से सीखना पड़ता है। अगले दिन मुल्ला ने बच्चों को खेतों में ले जाकर कहा, यहाँ हर पेड़ पर 10 आम हैं। अगर हर पेड़ से 2 आम गायब हो जाएं, तो कितने बचेंगे? बच्चों ने जल्दी से गणना की और जवाब दिया, 8 आम। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, नहीं, अगर चोरी हो गए तो शायद एक भी नहीं बचेगा। गणित के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। तीसरे दिन मुल्ला ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक कौआ प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटका। उसने एक घड़ा देखा, लेकिन पानी कम था। उसने घड़े में कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पिया। मुल्ला ने पूछा, बच्चों इस कहानी से क्या सीखा? एक बच्चा बोला, हमें मेहनत करनी चाहिए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, लेकिन अगर कौए ने मेहनत के बजाय सीधे तालाब पर उड़ान भरी होती तो उसे कम मेहनत में ज्यादा पानी मिल जाता। इसीलिए सोच समझकर मेहनत करना सबसे अच्छा है। कुछ ही दिनों में बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ जीवन के व्यावहारिक सबक भी सीख लिए। गांव वाले मुल्ला की अनोखी पाठशाला देखकर हैरान रह गए। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। असली ज्ञान तो हमारे आसपास की दुनिया में है। अगर इसे समझ लिया तो हर कोई समझदार बन सकता है। गांव वाले और बच्चे दोनों मुल्ला की इस अनोखी पाठशाला से बेहद खुश थे। कहानी 8। एक दिन गांव के प्रमुख ने फैसला किया कि गांव में एक दिमागी खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका मकसद था गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजना। सभी ने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन इसमें जरूर हिस्सा लेंगे, लेकिन मुल्ला ने चुपचाप हंसते हुए कहा, देखते हैं कौन कौन इस खेल में भाग लेता है। प्रतियोगिता के दिन गांव के चौपाल में भीड़ जुटी। लोग उत्सुक थे कि मुल्ला क्या करेंगे। प्रतियोगिता के 3 मुख्य सवाल थे और उनमें से हर सवाल को हल करने के लिए दिमाग की तेजी और चतुराई की जरूरत थी। सवाल 1, कौन सी चीज हर किसी को दिखती है पर कभी पकड़ में नहीं आती? पहले सवाल का जवाब देने के लिए सभी प्रतियोगी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा छाया तो किसी ने हवा, लेकिन मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, सपना। हर कोई इसे देखता है पर इसे पकड़ नहीं सकता। यह सुनकर जजों ने मुल्ला की चतुराई की तारीफ की और उन्हें पहला सवाल जीतने का ऐलान किया। सवाल 2, एक आदमी नदी के इस किनारे से उस किनारे कैसे जाएगा अगर उसके पास कोई पुल या नाव न हो? इस सवाल पर भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। कई प्रतियोगियों ने कोशिश की, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत आसान है। अगर नदी जमी हुई हो तो आदमी पैदल पार कर सकता है। सबने ताली बजाई। मुल्ला ने अपनी बुद्धिमानी से दूसरा सवाल भी जीत लिया। सवाल 3, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही बढ़ेगा? अब प्रतियोगिता अपने चरम पर थी। सभी प्रतियोगी उलझन में थे। किसी ने पैसा कहा तो किसी ने खुशियां, लेकिन कोई जवाब सही नहीं निकला। मुल्ला ने आत्मविश्वास से कहा, ज्ञान। जजों ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। ज्ञान ही वह चीज है जो बांटने से और बढ़ती है। मुल्ला की जीत। मुल्ला ने तीनों सवालों के सही जवाब देकर प्रतियोगिता जीत ली। सभी गांव वाले उनकी बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए बोले, मुल्ला तुमने हमें न केवल हंसाया बल्कि सिखाया भी। मुल्ला ने विनम्रता से कहा, ज्ञान और समझ का खेल सबसे बड़ा खेल है। इसे जीतने के लिए ताकत की नहीं, सोचने की जरूरत होती है।
गांव के लोग उस दिन से मुल्ला को और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। उनकी कहानियां हर दिल में बस गईं। कहानी 9। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझदारी और हाजिर जवाबी पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन कुछ लोग उनकी चतुराई से जलते थे। ऐसे ही 3 लोग थे जो मुल्ला को बेवकूफ साबित करना चाहते थे। एक दिन वे तीनों लोग मुल्ला के पास आए और बोले, मुल्ला, हम सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। आज हम तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें पूरे गांव के सामने मेरी तारीफ करनी होगी। तीनों ने चुनौती स्वीकार कर ली और पहली समस्या पेश की। पहला व्यक्ति बोला, मुल्ला बताओ, अगर एक पक्षी का वजन 1 किलो है और वह पानी में उड़ान भर रहा है तो नाव का वजन कितना बढ़ेगा? मुल्ला ने बिना देर किए जवाब दिया, जब पक्षी पानी में उड़ रहा है तो वह हवा के माध्यम से अपनी ऊर्जा पानी में पहुंचा रहा है। इसका मतलब है कि नाव का वजन वही रहेगा जैसे पक्षी नाव में बैठा हो। तीनों हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा व्यक्ति बोला, मुल्ला बताओ, अगर कोई आदमी दिन में 50 किलो चावल खा जाए तो क्या होगा? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर कोई आदमी 50 किलो चावल खा ले तो वह सपने में ही खाएगा, और सपनों में न पेट भरता है न वजन बढ़ता है। अब तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि वह मुल्ला को फंसा देगा। उसने कहा, मुल्ला, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, क्या तुम खुद को ही बेवकूफ कह सकते हो? मुल्ला ने गंभीरता से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं खुद को बेवकूफ कहता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैं ईमानदार हूं, और अगर मैं ईमानदार हूं तो मैं बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? तीनों दुश्मन निरुत्तर हो गए। उन्होंने अपनी हार मान ली और गांव वालों के सामने मुल्ला की तारीफ की। गांव के लोग हंसते हंसते कहने लगे, मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा चतुर कोई नहीं है। सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियों से हमें सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से हर चुनौती का हल निकाला जा सकता है। हंसी मजाक में भी बड़ी बातें सिखाई जा सकती हैं। कहानी 10। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी सबको एक चमचमाते सोने के सिक्के की नीलामी करने की घोषणा कर रहा है। उसने कहा, यह सिक्का बहुत कीमती है। जो इसे खरीदना चाहता है उसकी बोलियां शुरू होती हैं। सिक्के की चमक देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई उस सोने के सिक्के को पाने के लिए उत्सुक था। मुल्ला ने भी सिक्का देखा और मन में सोचा, अगर यह मेरे पास आ जाए तो इससे कुछ मजेदार किया जा सकता है। नीलामी शुरू हुई। लोग अपनी अपनी बोली लगाने लगे। मुल्ला ने अचानक जोर से कहा, मैं इस सिक्के के बदले अपनी पूरी समझदारी दे दूंगा। सभी लोग हंसने लगे। नीलामी वाला आदमी चिढ़कर बोला, तुम्हारी समझदारी का सिक्के से क्या लेना देना? यहाँ पैसे की बोली लगाओ, न कि अपनी बुद्धि की। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर समझदारी नहीं चाहिए तो मैं इस सिक्के के बदले अपना गधा दूंगा। भीड़ फिर हंसने लगी। किसी ने कहा, मुल्ला, तुम अपने गधे को सोने के सिक्के के बदले देने को तैयार हो? यह सौदा तो बड़ा अजीब है। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, क्यों नहीं? मेरा गधा बहुत समझदार है। वह सिर्फ इशारों से काम करता है। लेकिन अगर आप लोग इसे समझ नहीं सकते तो यह मेरी समस्या नहीं है। नीलामी वाले को लगा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं। उसने गुस्से में सिक्का मुल्ला को दिखाते हुए कहा, देखो, यह असली सोने का सिक्का है। इसे गधे के बदले नहीं बेचा जाएगा। इसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मुल्ला ने सिक्के को हाथ में लिया और ध्यान से देखने लगे। अचानक वह सिक्का गिर गया और सीधा कीचड़ में जा गिरा। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, लो भाई, अब तो यह सिक्का गंदा हो गया। अब कौन इसे खरीदना चाहेगा? नीलामी वाला घबरा गया।
उसने सिक्का उठाया और उसे साफ करने लगा। मुल्ला बोले, यही तो मैं कहना चाहता था। लोग चीजों की बाहरी चमक-दमक देखकर पागल हो जाते हैं। असली कीमत तो चीज का इस्तेमाल तय करता है। यह सुनकर भीड़ सोच में पड़ गई। सभी ने मुल्ला की बात से सबक लिया और हंसते हुए वहां से जाने लगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन अगर हो भी तो देखो कि उसका सही इस्तेमाल है या नहीं। कहानी 11। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन किसी राज्य में पहुंचे। वहां के राजा ने उनकी चतुराई और समझदारी के बारे में बहुत कुछ सुना था। राजा ने सोचा कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। उसने मुल्ला के सामने 3 शर्तें रखीं और कहा कि अगर मुल्ला इन शर्तों को पूरा कर देंगे तो उन्हें बहुत धन और सम्मान दिया जाएगा। राजा ने कहा, मुझे ऐसा दूध लाकर दो जिसमें गाय का बच्चा बछड़ा हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महाराज, लेकिन पहले आप मुझे ऐसा अंडा दीजिए जिसमें मुर्गी का बच्चा चूजा हो। राजा यह सुनकर चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि यह शर्त पूरी करना असंभव है। राजा की दूसरी शर्त। राजा ने कहा, तुम मेरे लिए आसमान का सबसे बड़ा तारा जमीन पर उतार कर ला। मुल्ला ने उत्तर दिया, महाराज, पहले आप मुझे एक बहुत लंबी सीढ़ी दीजिए जिससे मैं आसमान तक पहुंच सकूं। राजा ने फिर से हार मान ली, क्योंकि ऐसी सीढ़ी बनाना असंभव था। राजा की तीसरी शर्त। राजा ने कहा, तुम यह साबित करो कि मैं राजा नहीं हूं। मुल्ला ने बड़ी चालाकी से कहा, महाराज, अगर आप राजा नहीं होते तो ऐसी अजीब शर्तें कोई और कैसे रख सकता था। आपकी शर्तें ही साबित करती हैं कि आप राजा हैं। यह सुनकर राजा हंस पड़ा और उसने मुल्ला की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। निष्कर्ष। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से राजा की तीनों शर्तों को पूरा कर दिया। राजा ने उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। कहानी 12। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन किसी गांव में पहुंचे। वहां एक अमीर व्यापारी लोगों के साथ अजीबोगरीब शर्तें लगाकर उनका मजाक उड़ाता था। उसने घोषणा की कि जो भी उसकी 3 शर्तों को पूरा करेगा उसे वह एक बड़ा इनाम देगा, लेकिन अगर कोई हार गया तो उसे सरेआम अपमानित होना पड़ेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सुना और कहा, मैं तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हूं। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी शर्तें बड़ी कठिन हैं। तैयार हो जाओ। पहली शर्त। व्यापारी ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम मुझे ऐसा दूध लाकर दिखाओ जो बैल ने दिया हो। मुल्ला ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा दूध लाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ऐसा अंडा लाकर दिखाओ जो किसी नर मुर्गे ने दिया हो। यह सुनकर व्यापारी भौचक्का रह गया और उसने पहली शर्त वापस ले ली। दूसरी शर्त। व्यापारी ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझे ऐसा चूहा लाकर दिखाओ जो बिल्ली को रस्सी से बांधकर खींच सके। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी हो जाएगा, लेकिन पहले तुम मुझे ऐसी बिल्ली दिखाओ जो कुत्ते को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव के चारों ओर घुमा दे। व्यापारी को फिर से कोई जवाब नहीं सूझा और उसने दूसरी शर्त भी छोड़ दी। तीसरी शर्त। अब व्यापारी थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने आखिरी कोशिश की। उसने कहा, तीसरी शर्त यह है कि तुम मुझे गिनकर बताओ कि मेरे सिर के बाल कितने हैं। मुल्ला ने तुरंत कहा, यह भी मुमकिन है। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी के बाल कितने हैं, ताकि मैं उसका हिसाब जोड़ सकूं। व्यापारी पूरी तरह हार मान गया और सरेआम अपनी हार स्वीकार की। निष्कर्ष। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अजीबोगरीब शर्तें लगाने वालों को अपनी जगह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका समझदारी और चतुराई है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से किया जाए तो हर चुनौती को मात दी जा सकती है। कहानी 13। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक व्यापारी आया। वह शहर से अनोखे बर्तन लाया था जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। गांव वाले उन बर्तनों को खरीदने के लिए उत्सुक तो थे, लेकिन कीमत देखकर पीछे हट जाते थे। मुल्ला ने यह देखा और सोचा, इन बर्तनों को खरीदने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। मुल्ला ने व्यापारी के पास जाकर सबसे महंगा बर्तन खरीदा, लेकिन उसे एक शर्त पर खरीदा। अगर मैं इस बर्तन का प्रचार कर दूं और तुम्हारे सारे बर्तन बिक जाएं, तो मुझे तुम्हारे मुनाफे में हिस्सा चाहिए। व्यापारी को यह सौदा अच्छा लगा और उसने हामी भर दी। अगले दिन मुल्ला ने वह महंगा बर्तन लिया और गांव के चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने बर्तन को ध्यान से देखा और जोर जोर से बोलने लगा, क्या बात है, यह बर्तन तो सचमुच अनमोल है। मैं इसे बेचना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई इसे मुझसे दोगुनी कीमत पर खरीदना चाहता है तो आए। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। वे सोचने लगे कि बर्तन में जरूर कोई खास बात होगी जो मुल्ला इसे इतनी कीमत पर बेचने की बात कर रहा है। देखते ही देखते गांव के लोग व्यापारी की दुकान पर टूट पड़े और सारे बर्तन महंगी कीमत पर खरीद लिए। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने मुल्ला को उसका हिस्सा दिया और कहा, मुल्ला, तुमने यह कैसे किया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापार में सबसे बड़ा हथियार समझदारी और थोड़ा नाटक है। बस लोगों की सोच को बदल दो और काम बन जाएगा। इस तरह मुल्ला ने न केवल मुनाफा कमाया, बल्कि अपनी चतुराई से गांव वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सीख, चतुराई से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है और कभी कभी सही प्रचार किसी भी चीज का मूल्य बढ़ा सकता है। कहानी 14। गांव की चौपाल पर हलचल मची हुई थी। लोग इधर उधर जमा थे और चर्चा का विषय थे मुल्ला नसीरुद्दीन। आज उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जिसे सुनकर पूरा गांव हक्का बक्का था। एक अमीर सौदागर ने मुल्ला से तंज कसते हुए कहा था, मुल्ला, तुम अपनी बुद्धि और चतुराई का बड़ा ढिंढोरा पीटते हो। क्या तुम इतना भी कर सकते हो कि गधे को बोलना सिखा दो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, गधे को बोलना सिखाने में मुझे बस 5 साल का समय लगेगा। गांव वालों की हंसी छूट पड़ी। एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मुल्ला, यह काम असंभव है, गधा कभी बोल नहीं सकता। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए गंभीर स्वर में कहा, इसमें असंभव क्या है। अगर इंसान बात करना सीख सकता है तो गधा क्यों नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त है, सौदागर को इसके लिए हर साल मुझे 100 सोने की मुद्राएं देनी होंगी, और अगर 5 साल बाद गधा नहीं बोला तो मुझे सजा दे देना। सौदागर ने ठहाका लगाते हुए यह शर्त मान ली और गांव के लोग हंसते हंसते अपने घर लौट गए। मुल्ला हर दिन उस गधे के पास जाते, उसे अलग अलग आवाजें निकालने की कोशिश कराते और बीच बीच में गांव वालों को गधे की तरक्की के बारे में बताते। आज इसने अबोलने की कोशिश की, मुल्ला कहते, और लोग हैरान हो जाते। धीरे धीरे मुल्ला के पास सौदागर से मिलने वाले सोने के सिक्कों की संख्या बढ़ती गई। गांव वालों के मन में भी यह सवाल उठने लगा कि कहीं मुल्ला सच में गधे को बोलना सिखा रहे हैं क्या। 4 साल बीत चुके थे। गांव के लोग अब और भी ज्यादा उत्सुक हो गए थे। क्या 5वें साल में गधा बोल पाएगा, यह सवाल हर किसी की जुबान पर था। एक दिन गांव के मुखिया ने मुल्ला को रोककर पूछा, मुल्ला, यह सच सच बताओ, क्या तुम गधे को बोलना सिखा सकते हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मुखिया जी, 5 साल का समय लंबा होता है। या तो गधा मर जाएगा, या मैं मर जाऊंगा, या सौदागर की रुचि खत्म हो जाएगी। तब तक मुझे अपने सोने के सिक्के मिल रहे हैं और गधा बोलने की कोशिश कर ही रहा है। सौदागर को मुल्ला की चालाकी का अंदाजा हो गया था। वह गुस्से में भरकर बोला, मुल्ला, इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं देने दूंगा।
5वें साल का आखिरी दिन आ रहा है। मैं खुद देखूंगा कि गधा बोलता है या नहीं। गांव में यह खबर फैल गई। हर कोई सोचने लगा, अब क्या होगा? क्या मुल्ला इस बार बच पाएंगे? अगला भाग। जब मुल्ला ने राजा को शर्त में हराया, क्या मुल्ला की चतुराई उन्हें इस मुश्किल से निकाल पाएगी? और यह सौदागर आखिर कौन था? क्या उसका मुल्ला से पुराना रिश्ता था? जानने के लिए देखते रहिए। गांव में हड़कंप मच गया था। हर तरफ चर्चा थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन अब क्या करेंगे। सौदागर ने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि 5वें साल के आखिरी दिन वह पूरे दरबार और गांव वालों के सामने गधे की परीक्षा लेगा। मुल्ला के ऊपर यह पहली बार नहीं था कि ऐसा संकट आया हो, लेकिन इस बार बात गधे की थी और वो भी बोलने की। ठीक उसी समय मुल्ला के पास शाही दरबार से बुलावा आया। राजा ने सुना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को बोलना सिखाने की चुनौती ली है। वह बेहद उत्सुक हो गए थे और चाहते थे कि मुल्ला उनके दरबार में आकर अपनी चतुराई का प्रदर्शन करें। मुल्ला जब दरबार पहुंचे तो राजा ने उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक फैली हैं, लेकिन क्या तुम वाकई इतने चतुर हो कि असंभव को संभव बना दो? मुल्ला ने झुककर आदाब किया और कहा, जहांपनाह, अगर इंसान खुद को चतुर समझे तो असंभव कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी जिज्ञासा का कारण क्या है? राजा मुस्कुराए और बोले, मैंने सुना है कि तुमने सौदागर के साथ गधे को बोलना सिखाने की शर्त लगाई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में भी एक शर्त लगाओ और अपनी चतुराई साबित करो। मुल्ला ने सिर झुकाकर पूछा, जहांपनाह, आप कौन सी शर्त रखना चाहेंगे? राजा ने सोचा और कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो अगले 7 दिनों में मुझे ऐसा काम करके दिखाओ जिसे मेरे दरबार के किसी मंत्री ने आज तक न किया हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन क्या आप मुझे शर्त पूरी करने पर कोई इनाम देंगे? राजा ने गर्व से कहा, अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें अपना शाही सलाहकार बना दूंगा, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। मुल्ला ने 7 दिनों तक दरबार में आना बंद कर दिया। उन्होंने गांव वालों के बीच एक अफवाह फैलाई कि वह राजा के लिए कोई अनोखा खजाना ढूंढने निकले हैं। दरबार के मंत्री हैरान थे। 7वें दिन मुल्ला एक बड़े संदूक के साथ दरबार पहुंचे। राजा ने पूछा, मुल्ला, यह क्या है? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, इस संदूक में मैंने ऐसा राज बंद कर रखा है जो आपके दरबार को हिला देगा। लेकिन इसे खोलने से पहले मेरी एक शर्त है, इसे वही व्यक्ति खोलेगा जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा, कोई भी आगे नहीं आया। जब किसी ने संदूक खोलने की हिम्मत नहीं की तो राजा ने खुद कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया, मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप इसे खोल देंगे तो इसका मतलब होगा कि आप कभी झूठ नहीं बोले। लेकिन क्या आप वाकई ऐसा दावा कर सकते हैं? राजा ठिठक गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने संदूक खोलने का इरादा बदल दिया और बोले, मुल्ला, तुमने अपनी चतुराई से मेरी समझदारी पर सवाल खड़ा कर दिया। मैं मानता हूं तुम वाकई बुद्धिमान हो। यह शर्त तुमने जीत ली। लेकिन फिर दरबार में तालियां गूंज उठीं। मुल्ला को शाही सलाहकार बनाने का ऐलान किया गया। लेकिन उसी वक्त सौदागर दरबार में आ धमका। उसने राजा को पूरी गधे वाली शर्त के बारे में बताया। राजा ने गुस्से में कहा, मुल्ला, अब मैं भी देखना चाहता हूं कि 5वें साल का गधा कैसे बोलता है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या आप यकीन करेंगे कि एक गधा राजा के सामने बोल सकता है? क्या मुल्ला सच में गधे को बोलने के लिए तैयार कर पाएंगे या यह उनकी चाल का आखिरी दाव होगा? जानने के लिए देखते रहिए। गांव से लेकर शाही दरबार तक
हर तरफ एक ही चर्चा थी, क्या मुल्ला नसीरुद्दीन सच में गधे को बोलना सिखा देंगे। 5 साल पूरे हो चुके थे और आज वह दिन था जब मुल्ला को अपनी शर्त पूरी करनी थी। सौदागर ने राजा को मना लिया था कि इस दिलचस्प शर्त को दरबार में ही देखा जाए। राजा ने दरबार को भव्य तरीके से सजाने का आदेश दिया। गांव के लोग, मंत्री, दरबार के पहरेदार सब उस गधे को देखने के लिए उत्सुक थे। जब मुल्ला दरबार में पहुंचे तो वह हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। गधा भी उनके साथ था, जिसकी गर्दन में मखमली पट्टा और माथे पर फूलों की माला थी। गधा इतना सजा-धजा था कि लोग उसकी हालत देखकर हंसने लगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, आज तुम्हारी चतुराई का आखिरी इम्तिहान है। अगर यह गधा सच में बोलता है तो तुम विजेता हो, लेकिन अगर यह असफल रहा तो तुम्हारी सजा तैयार है। मुल्ला ने झुककर आदाब किया और बोले, जहां पनाह, गधा बोलने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे बोलने से पहले इसकी बात को ध्यान से सुने। यह पहली बार होगा जब कोई गधा बोलने की कोशिश करेगा। गधे की पहली वाणी। मुल्ला ने गधे की ओर देखकर कहा, अब बोलो, अपने मन की बात कहो। गधा हिला डुला, थोड़ा मुंह खोला और फिर एक लंबी ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाली। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। राजा ने हंसी रोकते हुए कहा, मुल्ला, यह तो सिर्फ ढेंचू कर रहा है, इसे बोलने में कैसे गिना जाए। मुल्ला ने शांति से कहा, जहां पनाह, यह केवल पहली बार है। हर इंसान ने भी तो पहले सिर्फ रोना और बुदबुदाना ही सीखा था। इसे थोड़ा समय दें, यह अपनी बात कहेगा। सौदागर खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला, यह सब ढोंग है। गधा कभी नहीं बोलेगा। मैंने तुम्हें बेनकाब कर दिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सौदागर साहब, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की भाषा भी गधे के लिए अजीब लगती होगी। यह ढेंचू में जो बोल रहा है, हो सकता है यह अपने मन की बात हो। आप इसे समझ नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं कि यह बोल नहीं रहा। सौदागर गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाया, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। राजा साहब, यह धोखा है। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और अचानक गधा जोर से ढेंचू करने लगा। मुल्ला ने कहा, यह कह रहा है कि सौदागर झूठा है। दरबार में सब लोग चौंक गए। राजा भी हंसी रोकते हुए बोले, मुल्ला, क्या यह सच कह रहा है। मुल्ला ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह तो आपकी समझ पर निर्भर करता है। गधे ने तो अपनी बात कह दी। राजा ने गधे की चालाकी पर मुस्कुराते हुए मुल्ला से कहा, तुमने इस बार अपनी चतुराई से शर्त जीत ली, लेकिन मैं तुमसे एक और शर्त लगाता हूँ। अगर तुमने यह शर्त पूरी की तो मैं तुम्हें अपने राज्य का सबसे बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें कारागार भेज दिया जाएगा। मुल्ला ने आंखें चमकाते हुए कहा, जहां पनाह, यह नई शर्त क्या है। राजा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम साबित कर सकते हो कि बिना किसी शब्द के, केवल अपनी चालाकी से तुम मेरा दिल जीत सकते हो। क्या मुल्ला इस नई चुनौती को भी पार कर पाएंगे? और क्या राजा की शर्त के पीछे कोई गहरी चाल है? जानने के लिए देखते रहिए। दरबार में माहौल गंभीर था। राजा की नई शर्त ने हर किसी को चौंका दिया था। मुल्ला नसीरुद्दीन से यह उम्मीद थी कि वह हर समस्या का हल अपने शब्दों से निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार शर्त में उन्हें बिना एक भी शब्द बोले अपनी चालाकी से राजा का दिल जीतना था। गांव के लोग और दरबार के मंत्री सब सोच रहे थे, क्या मुल्ला इस बार हार मानेंगे, लेकिन मुल्ला के चेहरे पर वही परिचित मुस्कान थी जो हमेशा से उनके दिमाग में चल रही किसी नई योजना का इशारा करती थी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, इस बार तुम्हारी चालाकी ही नहीं, तुम्हारी समझदारी भी परीक्षा में है। तुम्हें बिना एक शब्द बोले मुझे ऐसा कुछ दिखाना होगा जो मेरे दिल को छू जाए। तुम्हारे पास बस एक दिन का समय है। मुल्ला ने सिर झुकाकर आदाब किया और दरबार से निकल गए।
अगले दिन की सुबह मुल्ला अपने गधे को लेकर दरबार पहुंचे। गधे के सिर पर एक छोटी सी पगड़ी बंधी थी और उसकी गर्दन में एक तख्ती लटक रही थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मुल्ला ने गधे को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया और खुद शांत होकर एक किनारे बैठ गए। राजा ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, यह क्या तमाशा है? मुल्ला ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराते हुए गधे की ओर इशारा करते रहे। राजा ने उत्सुकता से तख्ती को पढ़ने के लिए इशारा किया। एक मंत्री ने आगे बढ़कर तख्ती पर लिखा पढ़ा, अगर इंसान अपनी मूर्खता में भी समझदार बन सकता है तो गधा क्यों नहीं? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्री समझ नहीं पाए, लेकिन राजा जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर बाकी लोग भी हंसने लगे। राजा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुल्ला, तुमने मेरे दिल को जीत लिया। यह गधा, जो खुद बोलने लायक नहीं, तख्ती के माध्यम से हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा गया। यह सच है कि हम अपनी मूर्खताओं को नहीं समझते और जब समझते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी बन जाती है। मुल्ला ने अब भी कोई शब्द नहीं बोला। उन्होंने बस हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। राजा ने मुल्ला की चतुराई और समझदारी से प्रभावित होकर उन्हें एक कीमती हार और एक विशेष पदवी देने की घोषणा की। लेकिन तभी सौदागर उठ खड़ा हुआ। राजा साहब, यह आदमी सिर्फ चालाक है, न कि ईमानदार। गधे को बोलने वाली शर्त का भी यही सच है। यह आपको और पूरे दरबार को धोखा दे रहा है। सौदागर गुस्से में लाल पीला हो रहा था। राजा ने मुल्ला की ओर देखा और पूछा, मुल्ला, क्या सौदागर की बात सही है? क्या तुम सच में गधे को बोलना नहीं सिखा सकते? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो सुनना नहीं चाहता उसके लिए गधा भी बोल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान सुनने को तैयार है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, इसका जवाब अगले दरबार में दिया जाएगा। क्या सौदागर की साजिश कामयाब होगी? और मुल्ला इस बार अपने आप को कैसे बचाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए। सौदागर की चुनौती ने पूरे दरबार को दो हिस्सों में बांट दिया था। कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई के कायल थे, जबकि बाकी लोग सौदागर की बातों से सहमत लग रहे थे। राजा खुद भी उलझन में थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मुल्ला को सच साबित करने का एक और मौका दिया जाएगा। राजा ने दरबार में ऐलान किया, मुल्ला, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो कल सुबह साबित करो कि गधा बोल सकता है। लेकिन इस बार केवल गधे की आवाज नहीं, बल्कि वह ऐसा कुछ कहेगा जो सभी को समझ में आए। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें शर्त हारनी पड़ेगी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। लेकिन मैं भी एक छोटी सी शर्त लगाना चाहता हूँ। अगर मैं यह साबित कर दूं तो सौदागर को अपनी मूर्खता के लिए पूरे दरबार के सामने माफी मांगनी होगी। राजा ने कुछ सोचा और फिर हामी भर दी। उसी रात सौदागर ने अपनी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई। वह गुपचुप मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला के घर पर गधा बंधा हुआ था और सौदागर ने सोचा कि वह गधे को चुरा लेगा। लेकिन जैसे ही उसने गधे को खोलने की कोशिश की, मुल्ला अंधेरे से बाहर आए और बोले, सौदागर साहब, इतनी रात गए आप मेरे गधे से मिलने क्यों आए हैं? सौदागर बुरी तरह घबरा गया। उसने बहाना बनाते हुए कहा, मैं तो बस देखना चाहता था कि गधा वाकई बोलने के लिए तैयार है या नहीं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कल दरबार में सब कुछ साफ हो जाएगा। अगली सुबह पूरा दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजर मुल्ला और उनके गधे पर थी। मुल्ला ने गधे को सजाद जाकर दरबार में लाया। गधे की गर्दन में इस बार एक और तख्ती लटक रही थी, लेकिन मुल्ला ने उसे छिपाकर रखा था। राजा ने पूछा, मुल्ला, क्या तुम तैयार हो? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, गधा सबके सामने बोलेगा। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो खुद को मूर्ख मानता है? दरबार में सन्नाटा छा गया।
कोई भी आगे नहीं आया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर कोई मूर्ख नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस दरबार में सभी समझदार हैं। और अगर सभी समझदार हैं तो गधे की बात को समझने के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद मुल्ला ने गधे की तख्ती सबके सामने खोल दी। तख्ती पर लिखा था, जो अपनी मूर्खता को नहीं पहचानता वह सबसे बड़ा गधा है। दरबार में खामोशी छा गई। राजा ने ठहाका लगाया और बोले, मुल्ला, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको हरा दिया। गधा सच में बोल रहा है और उसकी बात बहुत गहरी है। राजा ने सौदागर की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें दरबार के सामने माफी मांगनी होगी। तुमने मुल्ला को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन असल में तुम्हारी साजिश खुद तुम्हारे खिलाफ हो गई। सौदागर ने सिर झुकाकर माफी मांगी और वहां से चुपचाप निकल गया। मुल्ला ने अंत में राजा से कहा, जहां पनाह, गधे को बोलना सिखाना आसान है, लेकिन इंसान को अपनी मूर्खता पहचानना बहुत मुश्किल। यही वजह है कि हम गधे को मूर्ख समझते हैं, जबकि असलियत कुछ और होती है। राजा ने मुल्ला को सम्मानित किया और उन्हें शाही सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन क्या मुल्ला की चतुराई के किस्से यहीं खत्म हो गए या उनके सामने फिर कोई नई चुनौती आएगी? जानने के लिए देखते रहिए। गधे की चतुराई के चर्चे अब पूरे राज्य में फैल चुके थे। हर कोई कहता, मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा भी उनके जैसा समझदार है। गांव वाले गधे को देखते ही मुस्कुराते, उसकी तारीफें करते और कहते, गधा तो बोलने लगा है, लेकिन मुल्ला से भी ज्यादा चालाक लग रहा है। पहले तो मुल्ला इन बातों को मजाक समझते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि लोग उनकी तुलना गधे से करने लगे हैं। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, मुल्ला का गधा अब राज्य का विशेष अतिथि होगा। इसे रोजाना सबसे ताजा भोजन और खास देखभाल मिलेगी। मुल्ला को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी बुद्धिमानी से इस गधे को यहाँ तक पहुँचाया और अब लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। गधे को अब शाही अस्तबल में रखा गया। उसे सोने की घंटी पहनाई गई और सबसे अच्छा चारा दिया जाने लगा। गांव वाले उसके दर्शन के लिए आते और कहते, यह गधा तो इंसानों से भी ज्यादा भाग्यशाली है। मुल्ला को जलन होने लगी। उन्होंने गधे से कहा, अरे तूने ऐसा क्या किया है जो सब तुझे इतना सिर पर चढ़ा रहे हैं? असली काम तो मैंने किया है। गधा सिर्फ धेंचू करके अपनी बात कह देता और मुल्ला को यह आवाज अब पहले से भी ज्यादा चिढ़ाने लगी। एक दिन राजा ने मुल्ला को बुलाया और कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा अब दरबार की बैठकों में भी शामिल होगा। ऐसा गधा जो समझदार है, उसे राज्य के फैसलों में भी सलाह देनी चाहिए। मुल्ला ने मन में सोचा, अब यह हद हो गई। अगर गधा वाकई दरबार में गया तो मेरी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उस रात मुल्ला ने गधे से कहा, तूने बहुत इज्जत कमा ली, अब मेरी इज्जत बचाने की बारी है। कल जब दरबार में तुझे बुलाया जाएगा तो कुछ ऐसा करना कि लोग तुझसे नाराज हो जाएं। अगली सुबह मुल्ला गधे को दरबार में लेकर पहुंचे। राजा ने कहा, अब देखते हैं कि यह गधा हमारी राज्य की समस्याओं का क्या समाधान देता है। मुल्ला ने गधे के कान में धीरे से कहा, याद है क्या करना है? गधा ने ढेंचू ढेंचू की आवाज में सिर हिलाया। जैसे ही गधे को राजा के पास ले जाया गया, उसने अचानक जोर से उछलना शुरू कर दिया। उसने अपने खुरों से दरबार के फूलों के गुलदस्ते गिरा दिए। फिर उसने राजा की शाही पोशाक पर मुंह मारने की कोशिश की। दरबार में हड़कंप मच गया। राजा गुस्से में बोले, मुल्ला, यह गधा तो बिल्कुल अनुशासनहीन है। इसे तुरंत शाही दरबार से बाहर करो। मुल्ला ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, यह गधा है और गधा आखिर गधा ही रहेगा। इसे ज्यादा महत्व देना हमारी गलती थी। राजा ने गधे को वापस मुल्ला के घर भेजने का आदेश दिया और कहा, मुल्ला, यह गधा अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। इसे दरबार में दोबारा लाने की जरूरत नहीं। मुल्ला ने मन ही मन राहत की सांस ली और गधे से कहा, देखा,
आखिरकार तू फिर से गधा बनकर मेरे पास आ गया। लेकिन याद रखना, ये सब मेरी बुद्धिमानी का नतीजा है, तेरी नहीं। गधा ढेंचू करके हंसा, मानो कह रहा हो, असली चालाकी मेरी ही थी मालिक। लेकिन क्या मुल्ला और गधे की ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी या गधा फिर से किसी नई मुसीबत में मुल्ला को फंसा देगा? जानने के लिए देखते रहिए। गधे को दरबार से बाहर किए जाने के बाद मुल्ला ने राहत की सांस ली। लेकिन गधा अब मुल्ला के घर पर भी एक नई समस्या बन चुका था। गांव वाले रोज आते और पूछते, मुल्ला अब गधा हमें कौन सा नया पाठ पढ़ाएगा? मुल्ला झुंझलाकर कहते, गधा कोई पाठ नहीं पढ़ाएगा, उसे बस अपनी गधे की जिंदगी जीने दो। एक दिन गधा अचानक घर से गायब हो गया। मुल्ला ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह परेशान होकर सोचने लगे, कहीं यह गधा दरबार में वापस न चला गया है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अचानक गांव के बच्चों ने आकर कहा, मुल्ला जी, आपका गधा तो मंदिर के पास बैठा है और लोग उसे फूलमाला पहनाकर पूज रहे हैं। मुल्ला वहां पहुंचे और देखा कि लोग गधे के चारों तरफ खड़े होकर उसकी पूजा कर रहे हैं। वे कहते जा रहे थे, यह कोई साधारण गधा नहीं है, यह दिव्य है, इसे जरूर किसी देवता का आशीर्वाद मिला है। मुल्ला ने यह सब देखकर गहरी सांस ली और गधे के पास गए। उन्होंने गधे के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तेरी वजह से मेरी जिंदगी एक मजाक बन गई है। अब मुझे समझ नहीं आता कि तुझसे छुटकारा कैसे पाऊं। गधा ढेंचू करके उठा और वहां से धीरे धीरे चला गया। मुल्ला ने लोगों से कहा, यह गधा अब जंगल में तपस्या करने जा रहा है, इसे शांति से जाने दो। गधा जंगल में चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मुल्ला ने अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताई। वह हर बार अपने अनुभवों से एक ही बात कहते, चाहे गधा हो या इंसान, अगर उसे ज्यादा महत्व दिया जाए तो वह गधे से भगवान बन जाता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लोग मुल्ला की इस बात से सहमत हो गए और गधे की कहानियां धीरे धीरे गांव वालों की यादों का हिस्सा बन गईं। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन उनकी चालाकी और हास्य से भरी सीख हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। कहानी 15। गर्मियों की एक दोपहर मुल्ला नसीरुद्दीन और उसके दोस्त हसन पेड़ के नीचे बैठे बैठे ऊब रहे थे। तभी हसन के हाथ में मिठाई की एक टोकरी आई जिसमें बहुत सारे लड्डू थे। हसन ने कहा, मुल्ला क्या कहते हो, एक शर्त लगाई जाए। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, शर्त? हाँ बताओ, क्या शर्त है? हसन ने कहा, जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वह जीत जाएगा और इनाम के तौर पर टोकरी के सारे लड्डू उसका। मुल्ला को शर्त मजेदार लगी। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन शर्त में एक ट्विस्ट होगा। लड्डू खाने का तरीका तुम्हें मेरे कहे अनुसार अपनाना होगा। हसन ने सोचा, मुल्ला को हराना आसान होगा, मैं बहुत बड़ा पेटू हूं। वह तुरंत मान गया। मुल्ला ने एक थाली में लड्डू रखे और शर्त शुरू हो गई। हसन ने जल्दी जल्दी लड्डू खाने शुरू कर दिए। वह हर एक लड्डू को पूरा निगल रहा था। लेकिन मुल्ला ने एक अजीब तरीका अपनाया। उसने एक लड्डू को तोड़ा और छोटे छोटे टुकड़े बनाकर बहुत आराम से चबाकर खाया। हसन हंसकर बोला, अरे मुल्ला, इस तरह से तो रात तक बस 2-4 लड्डू ही खा पाओगे। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, धीरे धीरे चलने से पेट भी खुश और दिमाग भी। थोड़ी देर में हसन ने लगातार 10 बड़े लड्डू खा लिए। लेकिन अब उसके पेट में भारीपन महसूस होने लगा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, बस कुछ और खा लूं। पर जैसे ही उसने 11वां लड्डू खाने की कोशिश की, उसकी हालत खराब होने लगी। वह जोर से बोला, बस, और नहीं खा सकता, मेरा पेट फटने वाला है। मुल्ला आराम से अपना चौथा लड्डू खा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब शर्त कौन जीत रहा है?
हसन को अपनी गलती समझ में आई। उसने मुल्ला से कहा, तुम्हारा तरीका बेहतर था, आराम से खाओ और ज्यादा खाओ। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, शर्त में जीतने के लिए दिमाग भी लगाना पड़ता है, सिर्फ पेट नहीं। इस तरह मुल्ला ने न केवल शर्त जीती बल्कि हसन को संयम और समझदारी का पाठ भी पढ़ा दिया। और इनाम के तौर पर मिली लड्डू की टोकरी मुल्ला ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर बांट दी। सीख, हर काम में जल्दबाजी से नुकसान होता है, संयम और समझदारी से ही असली जीत होती है। कहानी 16। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने जूते पहनकर बाजार जा रहा था। रास्ते में अचानक जूते का तला निकल गया और वह चलते चलते ठोकर खा बैठा। मुल्ला ने झुंझलाते हुए कहा, अब तो इस जूते को बनवाना ही पड़ेगा। वह बाजार में एक मोची के पास पहुंचा और बोला, भाई मेरा जूता देखो, इसका तला जोड़ दो। मोची ने जूता देखा और कहा, मुल्ला साहब यह तो बहुत पुराना हो चुका है, इसे बनाना मुश्किल है, नया जूता खरीद लीजिए। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, नया खरीदने की जरूरत नहीं, इसे ठीक कर दो, यह अभी भी मेरी सेवा कर सकता है। मोची ने बहुत मेहनत करके जूता ठीक किया। जब मुल्ला बाजार से वापस लौट रहा था तो कुछ गांव वालों ने उसके जूते को ध्यान से देखा। उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुल्ला यह जूता पहनने लायक नहीं है, तुमने इसे बनवाने पर पैसे क्यों खर्च किए? दूसरे ने कहा, इस जूते की उम्र पूरी हो चुकी है, इसे फेंक देना चाहिए था। तीसरे ने हंसते हुए पूछा, मुल्ला क्या तुम्हारे पास नया जूता खरीदने के पैसे नहीं हैं? मुल्ला ने गांव वालों की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोला, दोस्तों क्या तुम जानते हो इस जूते की उम्र मेरे गधे से भी ज्यादा है। मैंने इसे हर मौसम में पहना, हर काम में इसे साथ रखा। अगर यह पुराना हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि इसे फेंक दूं। गांव वाले चौंक कर बोले, लेकिन यह तो बेकार हो चुका है, इसे बचाने का क्या मतलब? मुल्ला ने कहा, यह जूता हमें एक सीख देता है, जब तक कोई चीज उपयोगी हो उसे फेंकना नहीं चाहिए। हम नई चीजें खरीदने के चक्कर में पुरानी चीजों को बर्बाद कर देते हैं। जूता हो, इंसान हो या रिश्ते, हर चीज की कदर करनी चाहिए। मुल्ला की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। एक बुजुर्ग ने कहा, मुल्ला तुमने सही कहा, हम अक्सर अपनी चीजों की कदर नहीं करते, तुम्हारे जूते ने हमें बड़ी सीख दी है। उस दिन से गांव वाले अपनी पुरानी चीजों और रिश्तों की कदर करने लगे। सीख, चीजें या रिश्ते पुराने होने पर भी उनकी अहमियत बनी रहती है, हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए और बेवजह नई चीजों की चाह नहीं करनी चाहिए। कहानी 17। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे 3 चालाक ठग मिले। उन्होंने सोचा, मुल्ला तो सीधा साधा आदमी है, इसे बेवकूफ बनाना आसान होगा, इसके गधे और सामान को चुरा लेते हैं। तीनों ने आपस में योजना बनाई और मुल्ला के पास पहुंचे। पहला ठग का कारनामा। पहला ठग मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला साहब आपके गधे की पूंछ तो बहुत अनोखी लगती है, क्या आप जानते हैं कि यह एक शुभ संकेत है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सच? मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। ठग ने कहा, अगर आप इसे मुझे दे दें तो मैं इसे संभाल कर रखूंगा और आपके लिए भाग्य लेकर आऊंगा। मुल्ला को उसकी चाल समझ आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने ठग को गधे की पूंछ तोड़ने का नाटक करने दिया। दूसरे ठग की चालाकी। अब दूसरा ठग मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला साहब आपकी पगड़ी तो सचमुच बेमिसाल है, ऐसा लगता है कि यह कोई राजघराने का खजाना है। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, अच्छा, क्या तुम इसे देखकर इतना कह रहे हो? ठग ने कहा, अगर आप इसे मुझे दे दें तो मैं इसे साफ सुथरा करके और कीमती बना दूंगा। मुल्ला ने उसे अपनी पगड़ी दे दी और सोचा, देखते हैं
ये खेल कैसे खत्म होगा। अब तीसरा ठग आया और बोला, मुल्ला साहब, आपके पास जो सामान है वह तो बहुत कीमती लग रहा है। क्या आप जानते हैं कि इसे बाजार में कितने दाम मिल सकते हैं? मुल्ला ने कहा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन तुम बता। ठग बोला, अगर आप यह सामान मुझे दे दें तो मैं बाजार जाकर इसके अच्छे दाम ले आऊंगा। मुल्ला ने उसे भी सामान सौंप दिया। मुल्ला की चतुराई। तीनों ठग सोच रहे थे कि उन्होंने मुल्ला को पूरी तरह मूर्ख बना दिया। वे आपस में ठहाके मारते हुए मुल्ला से दूर भागने लगे, लेकिन मुल्ला ने चुपचाप अपना गधा पीठ से थपथपाया। गधा जोर जोर से रेंकने लगा, जिससे गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुल्ला ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, ये तीनों ठग हैं, इन्होंने मेरी चीजें चुराई हैं। गांव वालों ने ठगों को पकड़ लिया। ठग डर के मारे कांपने लगे और मुल्ला से माफी मांगने लगे। अंत में सबक। मुल्ला ने ठगों से कहा, मैंने तुम्हारी चालाकी शुरू से ही समझ ली थी, लेकिन अब गांव वालों ने तुम्हें पकड़ लिया है। अगली बार किसी को बेवकूफ बनाने से पहले सोच लेना कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन हो सकता है। गांव वाले हंसने लगे और ठगों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सीख, दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करने वालों को अक्सर खुद सबक मिल जाता है। कहानी 18। गर्मी के दिन थे और मुल्ला नसीरुद्दीन अपने आंगन में आराम कर रहे थे। इतने में उनका पड़ोसी घबराते हुए दौड़ा दौड़ा आया और बोला, मुल्ला जी, मेरा गधा कहीं खो गया है, क्या आपने उसे देखा है? मुल्ला ने अपनी टांग पर हाथ मारते हुए कहा, नहीं भाई, मैंने कोई गधा नहीं देखा। तभी मुल्ला के घर से गधे की ढेंचू ढेंचू की आवाज आई। पड़ोसी चौंक कर बोला, लेकिन मुल्ला जी, यह तो मेरे गधे की आवाज है। मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे भाई, तुम भी अजीब हो, क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे या गधे की? पड़ोसी को समझ नहीं आया कि क्या बोले, लेकिन उसने सोचा कि मुल्ला से बहस करना बेकार है। कुछ समय बाद पड़ोसी ने देखा कि मुल्ला खुद उसके गधे पर बैठकर बाजार जा रहे हैं। उसने तुरंत मुल्ला को रोका और गुस्से से कहा, मुल्ला जी, यह मेरा गधा है, आप इसे लेकर कहां जा रहे हैं? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, भाई, गधा तो मुझे खुद लेने आया था, मैंने सोचा यह मुझसे सवारी करवाने का आग्रह कर रहा है, क्या मैं इसे मना कर सकता था? पड़ोसी गुस्से में तमतमाते हुए बोला, मुल्ला, ये मेरा गधा है। मुल्ला हंसते हुए बोले, भाई, अगर यह गधा सचमुच तुम्हारा है तो इसे मुझसे कहने दो। अगर ये ढेंचू ढेंचू करके मुझे कुछ कहता है तो मैं इसे तुरंत लौटा दूंगा। गधा फिर ढेंचू ढेंचू करने लगा। पड़ोसी समझ गया कि मुल्ला से बहस करना बेकार है। उसने ठंडी सांस ली और बोला, ठीक है मुल्ला, जब आप बाजार से लौट आएंगे तो मेरा गधा लौटा देना। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, भाई, गधा तो तुम्हारा ही है, मैं इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूं। इस मजेदार घटना से गांव वालों को खूब हंसी आई और उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई की तारीफ की। गधा भी शायद सोच रहा था कि इससे अच्छा मालिक उसे कहां मिलेगा। सीख, मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई और हंसी मजाक से हर समस्या को हल किया जा सकता है।